हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हमारे बी फार्म के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP102T है, उसके यूनिट 2 के चैप्टर 1 एसिड बेस टाइट्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन जो होल चैप्टर है आपका उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एसिड बेस टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन जो चैप्टर है उसको देखें तो इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो जो एसिड बेस हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो किस थ्योरी पे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे वो वर्क करते हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद में एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या क्लासिफिकेशन है उसको आपको स्टडी करना है। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग, वीक और वेरी वीक एसिड और बेस होते हैं उनका जो टाइट्रेशन है वो किस थ्योरी पे वर्क करता है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। और लास्ट में इसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे इस जो चैप्टर है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन को देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो क्या, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। जब तक आपको यही अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में एसिड और बेस के बारे में स्टडी किया होगा। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं उन्होंने अम्ल और क्षार के रूप में एसिड और बेस को स्टडी किया होगा। जो एसिड है उसको हिंदी में अम्ल कहा जाता है और जो बेस है उसको हम लोग क्षार के नाम से इंडिकेट करते हैं। और टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, तो अगर कोई भी हमारे पास दो सोल्यूशन है उसमें से एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है और दूसरे की कंसंट्रेशन हमें अगर पता नहीं है, तो अगर उन दोनों को आपस में रिएक्ट हम उस प्लेस पे कराते हैं और जो हमारा नोन सोल्यूशन है वो कितनी मात्रा में अननोन के साथ में रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके अननोन की कंसंट्रेशन को अगर पता करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग टाइट्रेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लूँ, तो अगर आप को कोई भी चीज़ तौलनी होती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप स्टैंडर्ड वेट को जो है यूज़ करते हैं। तो उसमें आप एक साइड जो अननोन आपका सब्सटेंस है जिसे तौलना है उसको आप प्लेस कर देते हैं और एक साइड आप जो नोन वेट हैं उनको प्लेस करते हैं। और जब वो इक्वल हो जाते हैं तब आप ये कहते हैं कि हाँ जो अननोन हमारा सब्सटेंस है उसका वेट इतना है। और अगर और एग्जांपल लो तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की लंबाई को नापना है तो उसके लिए आप जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनको यूज़ हम यहाँ पे करते हैं और उस स्केल को यूज़ करके अगर कोई भी चीज़ कितनी लंबी है या उसकी क्या हाइट है उसको हम लोग आसानी से यहाँ पे नाप सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ अननोन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग किसी नोन सब्सटेंस को यूज़ करके और उनको केमिकली रिएक्ट अगर कराते हैं और अननोन की कंसंट्रेशन को पता करते हैं तो उसको हम लोग टाइट्रेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगर हम लोग जो एसिड और बेस हैं वो क्या होते हैं अगर उसको देखें तो बेसिकली यहाँ पे चार प्रकार के हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू एसिड और बेस को डिफाइन किया जाता है। पहला है आर्रेनियस जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है। दूसरा जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। और जो हमारा तीसरा है वो है ब्रॉन्स्टेड, जो हमारा यहाँ पे लॉरी कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। और जो लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी हम लोग एसिड और बेस को सिंपली डिफाइन करते हैं। ये हमारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने अलग अलग टाइम पे एसिड और बेस की जो परिभाषा है उनको व्यक्त किया था। तो एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे वो जिनका नाम था, ये इनका नाम था 70 आर्रेनियस। इन्होंने 1884 में एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले बताने का काम किया था। और इनके अनुसार एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं अगर उसको देखें तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जो की थे आर्रेनियस, उनके अनुसार जो हमारे एसिड हैं वो कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन को रिलीज करते हैं इन द वाटर। और जो बेस होते हैं वो हमारे ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जो कि OH आयन को रिलीज करते हैं इन द वाटर। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कंपाउंड है, और उसको अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और
अगर वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे H प्लस आयन निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। और अगर कोई कंपाउंड है या सब्सटेंस है और उसको हम लोग वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं और वो वहाँ पे OH आयन को रिलीज करता है, OH आयन को वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं एज पर द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जो HCl है वो एक हमारा आर्हेनियस जो एसिड है वो होता है, क्योंकि जब HCl को एक्वस सोल्यूशन अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डाला जाता है, तो ये यहाँ पे हमें H प्लस आयन और Cl आयन में यहाँ पे आयनाइज होते हुए देखने को मिलता है। और ये जब आयनाइज होता है तो ये H प्लस आयन को रिलीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग आर्हेनियस एसिड के नाम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो NaOH है उसको देखें तो जो हमारा NaOH है वो आर्हेनियस बेस होता है, क्योंकि जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये यहाँ पे एक OH आयन को रिलीज करता है और एक यहाँ पे सोडियम आयन को ये सिंपली रिलीज करता है। तो जब ये OH आयन को रिलीज कर रहा है तो एज पर द आर्हेनियस ये एक हमारा बेस होता है, इसको हम लोग आर्हेनियस बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ कंडीशन में एसिड और बेस को डिफाइन करने में उसको दिक्कत होती है या इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो आइए इसकी क्या लिमिटेशंस है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे पहली हमारी लिमिटेशन है वो क्या है कि ये बेसिकली जो हमारे H प्लस आयन और OH आयन जो कि वाटर में होते हैं वो बेसिकली हमें ये जो सिंपल आयनिक फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। H प्लस आयन जो होता है वो हमारे H2O के साथ में जो है कंबाइंड हो जाता है और H3O प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग OH आयंस के बारे में बात करते हैं तो वो सिंपली जो वाटर है H2 है उसके साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे H3O2 माइनस के फॉर्म में हमें वाटर में देखने को मिलता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो एसिड और हमारे बेस हैं वो जो H प्लस आयन या OH आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली जो वाटर है वहाँ पे फ्री स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलते। वो या तो हाइड्रोनियम जो हमारा आयन है उसके फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, H3O प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, या अगर वो बेस है OH आयन को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बेसिकली यहाँ पे H3O2 माइनस के फॉर्म में हमें वाटर में देखने को मिलता है। तो ये भी हमारे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का सिंपली एक लिमिटेशन है। उसके बाद में अगर दूसरे इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल वाटर तक ही लिमिटेड है। अगर हम लोग जो सोल्यूशन है उसको वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में अगर एसिड और बेस के सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉपरली एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एज पर द जो आर्हेनियस की हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है एसिड और बेस की, वो क्या है कि जो एसिड्स हैं वो H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस हैं वो OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं और स्पेसिफिकली जो हमारा वाटर है उसी में केवल। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो और हमारे सॉल्वेंट हैं उसमें ये किस तरीके से एसिड और बेस की तरह पहचाने जाएंगे वो बेसिकली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक यहाँ पे सिंपल सा लिमिटेशन है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो तीसरा लिमिटेशन है वो है कि हमारे कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि OH आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिर भी वो उनको हम लोग जो बेस है उसकी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो हमारा अमोनिया है अगर इसको देखें जो कि है NH3, इसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये OH आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये एक बेस होता है। तो एज पर द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये OH आयन तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम लोग बेस के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर एक और एग्जांपल लें तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है उसके पास में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये अगेन OH आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और एज पर द आर्हेनियस इसको हम लोग बेस के नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बेस होते हैं, ऑल्दो ये OH आयन को रिलीज नहीं करते हैं। तो जो हमारा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वो कुछ हमारे ऐसे बेस कंपाउंड के को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता है जिनके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन उनके पास नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली इसके हमारे तीन
जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखने वाली क्या बात है, याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि एज पर द आर्हेनियस एसिड वो सब्सटेंस है जो कि H+ आयन को रिलीज करते हैं, और बेस हमारे वो सब्सटेंस हैं जो कि OH आयन को रिलीज करते हैं इन वाटर। ये हमेशा इसको याद रखिएगा, इन वाटर। अगर आप वाटर नहीं लिखेंगे तो आपका जो इक्वेशन, जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल में HCl हो गया, HCl H+ आयन को रिलीज करता है, तो ये हमारा आर्हेनियस जो एसिड है वो कहलाता है। OH जो NaOH है वो OH आयन को रिलीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग आर्हेनियस बेस के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो हमारे लिमिटेशंस हैं वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। जो वाटर है उसके अंदर H+ आयन और OH आयन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। H+ आयन H2O के साथ में रिएक्ट करके H3O+ के फॉर्म में हमें हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में देखने को मिलता है, और बेस के द्वारा रिलीज OH आयन जो है वो H2O के साथ में कंबाइंड होकर के H3O2- के फॉर्म में हमें वाटर में देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल वाटर के लिए ही लिमिटेड है। अगर हम लोग कोई और सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं तो फिर हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड जो और बेस है उसको डिफाइन नहीं करता है। और हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको भी ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर ही हो गया होगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, जो कि लुईस कॉन्सेप्ट के नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था GN लुईस। उन्होंने 1930 के स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, और ये हमारा एक ज़्यादा ही जो कह सकते हैं व्यवहारिक एसिड और बेस को डिफाइन करने का मॉडल है वो यहाँ पे होता है। अब आइए इनके अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं उसको देख लें। तो अकॉर्डिंग टू द लुईस, जो हमारे एसिड है वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड है उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कोई सब्सटेंस उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और कोई कोवेलेंट या किसी प्रकार का बॉन्ड फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देता है, तो वो सारे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग एसिड्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एज पर द लुईस। और अगर हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का सिंपली काम करते हैं। तो आइए हम लोग इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारे लुईस एसिड और बेस होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में जो है शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में इस प्लेस पे बांटते हैं। एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास नहीं होते हैं, तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उस तरीके से ये वहाँ पे एक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्रिएट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारा यहाँ पे है लुईस एसिड है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग जो लुईस एसिड है वो बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम लोग लुईस बेस के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम लोग ये जो हमारी इक्वेशन है उसके रूप में देखें तो ये एक हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड है जो कि एसिड है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम लोग जो लुईस एसिड है उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा एक बेस है जिसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम लोग लुईस बेस के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में शेयर करेगा, एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेगा, और ये एक AB कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो शेयर कर रहा है, और जो हमारा दूसरा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो जो लुईस बेस कहलाता है, और वो कंपाउंड जो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखें तो हमारे वो सारे कैट आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या वो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, वो हमारे सारे के सारे लुईस एसिड के रूप में उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे वो सारे कंपाउंड या आयंस जो कि जिनके ऊपर एन आयन होता है, निगेटिव चार्ज होता है, या वो मॉलिक्यूल वो जो कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग लुईस बेस के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए
हम लोग इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमने इसके पहले भी बात किया था, एज पर द आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, जो हमारा अमोनिया है जो कि NH3 है वो बेस नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट में देखें तो जो अमोनिया है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि वो H+ आयन के साथ में शेयर करता है, और ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, NH4+ के कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास हैं, ये डोनेट कर रहा है। और ये जो हमारा H+ आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लुईस एसिड है और ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर हम लोग सिंपल वाटर को देखें तो जो जो वाटर है जब वो आयनिक फॉर्म में होता है तो ये H+ आयन्स और OH आयन को रिलीज करता है। तो जो OH आयन है उसके पास हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा लुईस बेस होगा। और जो H+ आयन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये इसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जब एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और इससे हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल हमें बनते हुए देखने को मिलता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है, और वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो हमारे सिंपली यहाँ पे बेस होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि थर्ड वन है, जो कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहलाता है, उसको देख लेते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखें तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जो कि थे JN ब्रॉन्स्टेड, और एक थे JM लॉरी। इन्होंने 1923 में जो एसिड बेस का ये हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था, एक विस्तृत जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया था। और इनके अनुसार जो एसिड है वो हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो कि H+ आयन को डोनेट करते हैं, देने का काम करते हैं। और हमारे बेस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, प्रोटॉन को वो जो है अपने पास अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उनको लेने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इनके अनुसार अगर हम लोग फिर से देखें तो एसिड वो सब्सटेंस हैं जिनके पास H+ आयन है, प्रोटॉन है, और वो उसको देने का काम करते हैं, डोनेट करते हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं। और वो हमारे मॉलिक्यूल जो कि जिनके पास H+ आयन नहीं है और वो उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, उनको हम लोग बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और जो हमारे बेस हैं वो बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो हमारा अगर कोई एसिड है उसके पास H+ आयन है और वो उसको डोनेट कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो एसिड है वो कहलाता है, या इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड जो एसिड है उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हमारा मॉलिक्यूल या बेस जो कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रॉन्स्टेड बेस के नाम से इसको सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आइए अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग HCl की जो गैस है और H2O को देखें तो जब जो हमारा HCl है और H2O है वो आपस में जब रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में HCl आप जानते हैं कि एक एसिड होता है, और ये जब जो H+ आयन इससे रिलीज होता है उसको वाटर जब एक्सेप्ट करता है तो ये यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा है। जो हमारा वाटर है वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा है, और जो HCl है यहाँ पे वो ब्रॉन्स्टेड जो एसिड है उसकी तरह वर्क कर रहा है। और जब ये H+ आयन को रिलीज करता है और ये एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे हमें इससे हाइड्रोनियम आयन बनते हुए देखने को मिलता है। H3O आयन H3O+ आयन फॉर्म होता है, और Cl आयन हमें यहाँ से रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वो कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएंगे। और वो हमारे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, H+ आयन को दे रहे हैं, उनको हम लोग ब्रॉन्स्टेड जो एसिड है उसके नाम से
रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अगर हम लोग HCl और जो अमोनिया है उसको देखें तो इसमें भी हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फिट होता है। तो जो हमारा अमोनिया है ये है कि ये हमारा NH3 है। अब ये जो हमारा NH3 है वो HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट यहाँ पे करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होते हुए NH4+ आयन में कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो अमोनिया है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण कि ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है। और अगर हम लोग HCl को देखें तो जो HCl हमारा है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और Cl आयन को रिलीज कर रहा है। तो इसको हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार वो कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को देता है वो एसिड है, और वो कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को लेता है वो बेस है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे एसिड और बेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, वाइवा में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट के सापेक्ष में बेहतर कैसे है, सुपीरियर कैसे है। तो इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकें। तो पहला जो है ये जो हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है ये एक मच वाइड कॉन्सेप्ट है। इससे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड को एसिड और बेस की ओर की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अगर आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये केवल H+ आयन और OH आयन का जो वाटर है उसमें जो रिलीज है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन अगर ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे हर वो मॉलिक्यूल या आयन जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है उसको हम लोग एसिड के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारा हर वो मॉलिक्यूल या आयन जो कि प्रोटॉन को H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग बेस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हमने इसके पहले भी बात किया कि जो हमारा आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास में OH आयन नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग बेस की तरह इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सारे कंपाउंड जिनके पास OH आयन नहीं होते हैं उनको हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के रूप में जो एसिड है या बेस है उसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका हमारा जो सबसे पहली सुपीरियरिटी है वो यहाँ पे है। दूसरा इसका ये आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बेहतर है अगर उसको देखें तो ये एक्वस सॉल्यूशन पे खाली लिमिटेड नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि अगर वो वाटर में H+ आयन को रिलीज़ करेगा तो ही वो एसिड कहलाएगा, अगर वाटर में वो OH आयन को रिलीज़ करेगा तो ही वो जो है यहाँ पे सिंपली बेस कहलाएगा। जो ऐसा इस पर जो है लिमिटेड नहीं होता है, हम किसी भी सॉल्वेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट लिमिटेड टू द एक्वस सोल्यूशन, कैन बी एक्सटेंडेड टू द गैस फेज। तो ये केवल एक्वस सोल्यूशन पे ही डिपेंड नहीं करता है, अगर कोई हमारी गैसियस फेज है, नॉन एक्वस अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें भी ये वर्क करता है, उस पर भी हम लोग उसके थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है जो कि ये दिखाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बेहतर है। तो यहाँ पे जो बेस हैं उनको डिफाइन करने के लिए OH आयन को रिलीज होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो अगर हम लोग आर्रहीनियस बेस को देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि वाटर में वो कंपाउंड जो कि OH आयन को रिलीज करेंगे, आर्रहीनियस बेस हम लोग उन्हीं को कहेंगे। लेकिन जो ब्रोंस्टेड जो बेस हमारे होते हैं वो हमारे हर वो कंपाउंड, वो चाहे OH आयन को रिलीज करें या न करें, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे बेस के रूप में उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे और जो ज़्यादा कंपाउंड को बेस की तरह एक्सप्लेन करने में या डिफाइन करने में हमें हेल्प करता है। तो अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल लें तो जो हमारा लिक्विड अमोनिया होता है ये बेसिकली वाटर में OH आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा लिक्विड अमोनिया होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन को फॉर्म करता है, NH4 आयन को फॉर्म करता है। तो एज पर जो हमारा आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट है ये जो अमोनिया है वो बेस के रूप में क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन जो हमारा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार अमोनिया जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए ये ब्रोंस्टेड जो हमारा लॉरी मॉडल है उसके अनुसार बेस के रूप में क्वालिफाई हो जाता है। इसको हम लोग बेस
मानते हैं। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग जो ब्रॉन्स्टैंड हमारे एसिड और बेस हैं उसके क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर या वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि वो ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा एसिड है, ये जो ब्रॉन्स्टैंड जो एसिड है उसके किस क्लास में आता है। तो आपको वहाँ पे आंसर करने के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग ब्रॉन्स्टैंड जो एसिड है उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं वो क्या होते हैं, एक बार फिर से याद कर लीजिए। ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सब्सटेंस होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको भी हम लोग जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है उसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा मोनोप्रोटिक जो एसिड्स हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं, दूसरा पॉलीप्रोटिक एसिड यहाँ पे कहलाते हैं। तो जो हमारे शब्द है मोनो का मतलब होता है एक और जो प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। तो हमारे वो सब्सटेंस जो कि केवल एक प्रोटॉन को, वो एसिड जो कि केवल एक प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। और हमारे वो जो एसिड जो कि एक से अधिक प्रोटॉन को डोनेट करने की उनकी कैपेसिटी होती है उसको हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल लें तो जो HCl है, तो HCl अगर हम लोग इसको जो आयनिक फॉर्म में अगर करेंगे तो क्या होगा, HCl केवल उसके पास एक ही प्रोटॉन है तो वो एक ही प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये हमारा मोनोप्रोटिक जो एसिड है वो कहलाएगा। HNO3 को देखें तो इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये एक को ही यहाँ पे सिंपली रिलीज करेगा। अगर HCN को देखें, HF को देखें, तो इन सब के पास केवल एक एक प्रोटॉन है और ये केवल एक एक प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करेंगे, इसीलिए इनको हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे पॉलीप्रोटिक एसिड हैं उनको देखें तो जो H2SO4 है इसके पास दो हाइड्रोजन है तो ये दो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। H3PO4 को देखें तो ये तीन प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। H2CO3 को देखें तो ये दो प्रोटॉन को, H2S को देखें तो ये भी वो दो प्रोटॉन को। तो ये हमारे वो कंपाउंड हैं जो कि एक से अधिक प्रोटॉन को डोनेट करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है और ये हमारे पॉलीप्रोटिक एसिड सिंपली कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग ब्रॉन्स्टैंड बेस पे आते हैं तो ये भी हमारे जो है मोनोप्रोटिक बेस और पॉलीप्रोटिक बेस के रूप में दो क्लास में इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। तो हमारे वो बेस जो कि केवल एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे जो मोनोप्रोटिक बेस कहलाते हैं और हमारे वो बेस जो कि एक से अधिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है उनको हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम लोग HS के बारे में बात करते हैं, H2O के बारे में बात करते हैं तो ये केवल एक एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारा HS है वो जो यहाँ पे H2S में ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा और जो H2O है वो बेसिकली केवल एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको हम लोग मोनोप्रोटिक बेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग जो हमारा है SO4 2- आयन या PO4 3- आयन तो ये यहाँ पे ये जो है दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है और इसके अंदर तीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉलीप्रोटिक बेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक टर्म और है जो कि अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में आता है कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो एम्फी का अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्फी का मतलब होता है कि जो दोनों को पसंद करें, जो मतलब दोनों तरीके से अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्फी। और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। तो हमारे वो सब्सटेंस सिंपली कहें तो जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कुछ कंडीशन में करते हैं और कुछ कंडीशन में प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं, उनको हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है वाटर, H2O। आइए अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर वाटर एम्फीप्रोटिक कैसे है।
तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे वो मॉलिक्यूल या आयंस जो कि दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी काम करते हैं और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम करते हैं, उनको हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ब्रोंस्टेड अगर एसिड है तो ये प्रोटॉन को जो है डोनेट करने की भी क्षमता होगी, और ब्रोंस्टेड अगर बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होगी। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम लोग एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं तो इसका जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो HCl को अगर हम लोग लें और उसको अगर वाटर में हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होगा कि HCl जो है वो यहाँ पे एसिड है और H2O हमारा क्या है, ये बेस है। तो इस कंडीशन में जब HCl यहाँ से रिलीज जो आयनाइज होगा तो HCl का जो H+ आयन है वो वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और ये यहाँ पे H3O+ में हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl आयन यहाँ से रिलीज होगा। तो इस प्लेस पे क्या है कि जो वाटर है वो बेस की तरफ वर्क कर रहा है, क्योंकि ये HCl के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसी के अगेंस्ट अगर हम लोग जो हमारा अमोनिया है उसको अगर वाटर में लेते हैं तो क्या होता है कि जो अमोनिया है अब ये बेस की तरह काम करेगा और अब जो हमारा H2O है वो एसिड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H2O है उसमें से H+ आयन प्रोटॉन रिलीज होगा और ये जो अमोनिया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और ये अमोनियम आयन NH4 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और OH आयन यहाँ से रिलीज होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो अब अगर देखें तो अगर HCl जो वाटर है उसमें HCl को डालते हैं तो वाटर बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर वाटर में अमोनिया को डालते हैं तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये जो हमारा वाटर है वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी काम करता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी वर्क करता है। इसलिए ये हमारा यहाँ पे एम्फीप्रोटिक जो सब्सटेंस है उसके रूप में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक और अगर कुछ और एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा HS- है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करने का काम करता है और ये H2S में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोटॉन को डोनेट करने का भी काम करता है। H2- में ये कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है। HCO3- को देखें तो ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को डोनेट भी करने का काम करता है। HPO4 को देखें तो ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करने का काम करता है, प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। तो ये सब हमारे सब्सटेंस यहाँ पे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो हम एक बार फिर से अगर देखें तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ कंडीशन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कंडीशन में प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। वो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह हमें एक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। अब आइए हम लोग जो हमारा चौथा और अंतिम कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को डिफाइन करने का उसको देख लेते हैं, जो कि लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस थ्योरी को देखें तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लक्स, उन्होंने 1929 में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, हमें बताने का काम किया था। और दूसरे साइंटिस्ट जो कि फ्लोड है उन्होंने 1947 में इनके इस कॉन्सेप्ट को जो सपोर्ट करने का काम किया था। तो इन दोनों ने अलग अलग टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को बेहतर रूप में एक्सप्लेन किया, इसीलिए इसको हम लोग लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ऑक्साइड जो आयंस होते हैं हमारे O2- आयंस हैं, उनके एक्सेप्टर और उनके डोनर की टेंडेंसी के अनुसार हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। ऑक्साइड आयन जो हमारे हैं उनके एक्सेप्टेंस या उनकी जो डोनिंग एबिलिटी है, उनके लेने या देने की क्षमता है, उसके बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे लक्स फ्लोट एसिड्स क्या होते हैं, वो स्पेसीज जो कि ऑक्साइड आयंस को एक्सेप्ट करती हैं उनको हम लोग लक्स फ्लोट एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर SO3 को देखें तो जो हमारा SO3 है वो O2- आयन को एक्सेप्ट करता है और SO4 में कन्वर्ट होता है। अगर SiO2 को देखें तो ये भी सेम इसी तरीके से वर्क कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये भी जो हमारा ऑक्साइड आयन है उसको एक्सेप्ट करता है और CO3 2- में
कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग P4O10 को देखें तो इसके भी साथ में ऐसा ही है। तो इन सब को हम लोग लक्स फ्लोट एसिड के नाम से जो है के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। और अगर हम लोग इसके अगेंस्ट लक्स फ्लोट बेस के बारे में बात करते हैं तो हमारी वो सारी स्पेसीज जो कि ऑक्साइड आयंस को डोनेट करती हैं उनको हम लोग लक्स फ्लोट बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम लोग CaO को देखें तो ये भी ऑक्सीजन को डोनेट करने का काम करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो ये भी ऑक्सीजन को डोनेट करता है। PbO को देखें तो ये भी ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। Al2O3 भी ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। तो ये सब जो है वो ऑक्साइड आयन को डोनेट करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके कारण इनको हम लोग लक्स फ्लोट बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक सो एसिड और बेस क्या होते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और एक बेहतर रूप में क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम लोग जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो अगर हम लोग आर्रीनियस कॉन्सेप्ट को देखें तो वाटर में किसी भी सब्सटेंस के H+ आयन और OH आयन को रिलीज करने की एबिलिटी के अनुसार हम लोग उसको आर्रीनियस एसिड या बेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कंपाउंड जो कि वाटर में H+ आयन को रिलीज करेंगे वो आर्रीनियस एसिड कहलाएंगे, और वो कंपाउंड जो कि वाटर में OH आयन को रिलीज करेंगे वो आर्रीनियस बेस कहलाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका एक्सेप्टेंस और उसका जो डोनिंग एबिलिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमारे वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम लोग बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं एज पर द लुईस कॉन्सेप्ट। उसके बाद में अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को देखें तो ये बेसिकली प्रोटॉन के मूवमेंट के ऊपर एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। वो सारे कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को H+ आयन को डोनेट करते हैं वो एसिड्स होते हैं। ब्रॉन्स्टेड जो एसिड हैं वो कहलाते हैं, और वो सारे कंपाउंड जो कि प्रोटॉन को H+ आयंस को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लक्स फ्लोट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऑक्साइड आयंस का एक्सेप्टेंस और डोनिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्साइड आयन वो कंपाउंड स्पेसीज जो कि ऑक्साइड आयन को जो है एक्सेप्ट करती हैं उनको हम लोग लक्स फ्लोट एसिड बोलते हैं, और वो हमारे सारे स्पेसीज जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट करती हैं उसको हम लोग लक्स फ्लोट बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक सो ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग जो आगे का हमारे टॉपिक्स हैं उनकी ओर मूव करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर हम लोग सिंपली देखें तो कुछ हमारे एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, कुछ को वीक एसिड बोलते हैं, कुछ को वेरी वीक एसिड बोलते हैं। कुछ जो हमारे बेसिस हैं उनको भी हम लोग कुछ को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, कुछ को वीक बेस बोलते हैं, कुछ को वेरी वीक बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे हम लोग उसकी स्ट्रांगनेस को, स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने को हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया एज पर द आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन को वाटर में रिलीज करते हैं। तो आइए अगर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अपना आधार लेकर के आगे की ओर इसको डिफाइन करें तो जो हमारे एसिड्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है कि स्ट्रांग है उस वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उसकी प्रोटॉन को डोनेट करने की, ट्रांसफ़र करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। और एसिड जो है वो प्रोटॉन को किसको ट्रांसफ़र करता है, तो वो बेसिकली कोई बेस होगा उसी को प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करेगा, और जब वो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र उसको करेगा तो वो फिर वहाँ पे एक कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसकी प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी
कहलाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो हमारे एसिड जो कि प्रोटॉन को ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से ट्रांसफ़र करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, और हमारे वो सब्सटेंस जो कि H+ आयन को, प्रोटॉन्स को स्लोली और कम मात्रा में ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारे वीक एसिड सिंपली यहाँ पे कहलाएंगे। अब आइए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल को लें तो एक हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक मोनोप्रोटिक एसिड है, HA है, उसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया, मोनोप्रोटिक एसिड हमारे वो एसिड होते हैं जो कि केवल एक ही प्रोटॉन उनके पास होता है और वो एक ही प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। तो अगर हम लोग किसी मोनोप्रोटिक एसिड को लें और अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर वो वहाँ पे क्या करेगा कि वो बेसिकली वाटर को, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करेगा क्योंकि ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, और हाइड्रोनियम आयन का जब फॉर्मेशन होगा तो जो हमारा एसिड था उससे एक हमारा आयन जो निगेटिव आयन है वो रिलीज होगा जो कि कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कहलाता है। तो आइए इसको रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो एक हमारा मोनोप्रोटिक एसिड है, HA है, उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो मोनोप्रोटिक एसिड है वो अपने प्रोटॉन को वाटर को डोनेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, और ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और A- आयन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस ये इसलिए है क्योंकि ये अब तैयार है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, और जैसे ही ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ये बेस की तरह वर्क करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो हमारे हाइड्रोनियम आयन है, H3O आयन है, उसकी कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मोनोप्रोटिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ये जितना ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करेगा उतने ही ज़्यादा हमारे हाइड्रोनियम आयन हमें बनते हुए देखने को मिलेंगे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन H+ आयन के इक्वल होती है। तो अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है उसके प्लेस पे H+ आयन को अगर प्लेस कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी द कंसंट्रेशन ऑफ ये जो हमारा है यहाँ पे मोनोप्रोटिक एसिड प्लस वाटर, ये यहाँ पे H+ आयन और A- आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसके ऊपर अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट के स्टार्टिंग में हम लोग प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट के ए हो जाएगा, और इसको हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इक्वेशन हमारी क्या होगी, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो रिएक्शन है उसका जो राइट हैंड साइड पे हमारे जो आयंस हैं या सब्सटेंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग ऊपर की ओर प्लेस करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा जो इस साइड लेफ्ट साइड की ओर रहता है उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग नीचे प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Ka इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HA, क्योंकि वाटर यहाँ पे अधिक मात्रा में है, हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ही मोनोप्रोटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे व्यक्त नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन into concentration of conjugate base A- upon the concentration of monoprotic एसिड, और यहाँ पे जो हमारा Ka है वो क्या है, ये हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और हमारा जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो एसिड का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे Ka जितना ज़्यादा होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिस एसिड का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा और वो उतना ही हमारा स्ट्रांग एसिड कहलाएगा।
अब अगर हम लोग यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है उसको देखें तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे जो हमारा एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन वहाँ पे है वो उसकी एसिड स्ट्रेंथ कहलाती है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन में जितनी कम होगी उतना ही हमारा जो एसिड है वो कम वीक एसिड यहाँ पे सिंपली कहलाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो H प्लस आयन की जो हमारी है कंसंट्रेशन वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Ka फॉर ए पर्टिकुलर एसिड इज ए मेजर ऑफ इट्स एसिडिटी और एसिड स्ट्रेंथ। तो कोई भी अगर हमारे पास एसिड है तो उस प्लेस पे उसकी जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है उसी के थ्रू हम लोग उसकी एसिड स्ट्रेंथ को या एसिडिटी को मेजर करने का काम करते हैं। उसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन वो प्रोड्यूस करेगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और उसके जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी एसिड की जितना कम होगी वो उतना ही कम प्रोटॉन को रिलीज करेगा और उतना ही वो वीक एसिड यहाँ पे सिंपली कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन में किसी भी जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लें तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे उसके ऑल ओरिजिनल जो एसिड्स होते हैं, लाइक अगर हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे HA, वो अगर पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं और Ka की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जो हमारा HA है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और सारे H प्लस आयन को रिलीज़ कर देता है तो इसका मतलब कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एसिड जो उसका वहाँ पे है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी का जो अपोजिट अगर वीक एसिड के बारे में बात करते हैं तो इसका ये हमें कम डिसोसिएट होते हुए देखने को मिलता है। ये वेरी स्मॉल एक्सटेंट में यहाँ पे डिसोसिएट होता है और Ka की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है। तो जब वीक एसिड होगा और वो कम डिसोसिएट होगा मतलब H प्लस आयन को वो कम रिलीज करेगा तो उस कंडीशन में वो हमारा सिंपली वीक एसिड कहलाएगा। तो आई थिंक सो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लार्जर फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड व्हाइल इट इज स्मॉलर फॉर द वीक एसिड। मतलब कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और वीक एसिड की एसिड डिसोसिएशन की कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो इस तरीके से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोग जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसेस है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अगेन कि हमारे जो बेस होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी में हम लोग अगर सेम रिएक्शन को लें, एक हम लोग यहाँ पे जो हमारा बेस है वो मान लेते हैं BOH है और ये जब यहाँ डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है तो ये B प्लस आयन में और OH माइनस आयन में हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। और अगेन अगर हम लोग इसके ऊपर भी लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा K और बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये KB हो जाएगा जो कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लॉ ऑफ मास एक्शन को जब अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नीचे रखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गई, Kb is equal to the concentration of B plus ions into concentration of OH minus ion upon the concentration of BOH। यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे जो Kb है वो अगेन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी बेस की स्ट्रेंथ को अगर डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन से तो यहाँ पे क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो किसी एक टेम्परेचर पे जो हमारा बेस है वो कितने OH आयन को रिलीज कर रहा है, उसकी OH आयन की कंसंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन में क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। कोई बेस जितना ज़्यादा OH आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा और वो जितना कम OH आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक बेस कहलाएगा। तो आई थिंक सो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो अगेन अगर हम लोग इसी में आगे देखें तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारा यहाँ पे OH आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ द OH आयन्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Kb, जो कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ Kb फॉर ए सर्टेन बेस इज द मेजर ऑफ इट्स बेस स्ट्रेंथ और बेसिसिटी। तो जो बेस है कोई भी अगर है तो उसकी जो Kb की वैल्यू क्या है, उससे हम लोग उसकी बेस स्ट्रेंथ को जो है मेज़र करते हैं, उसकी बेसिसिटी को मेज़र करते हैं। Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो OH आयन को रिलीज़ करेगा और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। Kb की वैल्यू जितना कम होगी उतना ही वो कम बेस को रिलीज़ करेगा और उतना ही वो वीक बेस यहाँ पे सिंपली कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग जैसा कि एसिड में देखा था वैसा इसमें देखें तो एक्वस जो सोल्यूशन है उसमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें जो हमारा जितना भी ओरिजिनल बेस है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरे के पूरे लगभग OH आयन को वो रिलीज़ कर देता है। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा OH आयन को रिलीज़ करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा और उसकी जो Kb की वैल्यू है वो भी लार्ज होगी। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग वीक बेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वो कम एक्सटेंड में, वेरी स्मॉल एक्सटेंड में डिसोसिएट होता है, कम वो टूटता है, आयन के फॉर्म में जाता है तो OH आयन कम रिलीज करेगा, Kb की वैल्यू कम होगी और वो हमारा वीक बेस यहाँ पे कहलाएगा। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ base dissociation constant is large for the strong base while it is small for the weak base। तो जो हमारे strong base है उनका base dissociation constant Kb की वैल्यू ज़्यादा होती है और जो weak base है उनकी Kb की वैल्यू हमें स्मॉल देखने को यहाँ पे प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा एसिड बेस स्ट्रेंथ का। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, या इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिकेटर? क्या होता है इंडिकेटर? अक्सर हम लोग जब कोई भी गाड़ी से चलते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, इंडिकेटर होता है। वो जब हम लोग ऑन करते हैं तो वो ये बताता है कि जो सामने वाली गाड़ी है या हमारी गाड़ी जो है वो किस डायरेक्शन में हमें मूव कराना है। अगर मैं लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे जा कर के लेफ़्ट की ओर मूव करने वाला हूँ, और अगर मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे, मैं अपने गंतव्य तक आ गया हूँ, थोड़ा सा आगे जा कर के मुझे टर्न होना है। तो जो इंडिकेटर है वो बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसको इंडिकेट करने का, उसको बताने का काम करता है। और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर के नाम से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं और एसिड या बेस आपस में कंप्लीटली रिएक्ट होकर न्यूट्रल कंडीशन में आता है तो ये इंडिकेटर हमें उसको बताने का काम करते हैं। तो आइए इसकी भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अगर उसको देखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एसिड विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट केमिकली टू अमाउंट ऑफ द बेस प्रेजेंट। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, इसके थ्रू हम लोग जो हमारा एसिड है उसका वो अमाउंट डिटरमाइन करते हैं जो कि बेस के साथ में वहाँ पे एग्जैक्टली इक्विवेलेंटली और केमिकली रिएक्ट कर रहा है और एक न्यूट्रल कंडीशन में वो आ रहा है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर हमारे पास ये एक हमने लिया कोनिकल फ्लास्क और इसमें एक हमारे पास एसिड है, इसके अंदर हमारे पास एसिड है, एक हमने ले लिया ब्यूरेट और इसके अंदर हमने बेस को फिल कर लिया। तो जो टाइट्रेशन है वो क्या होता है, जो हमारी टाइट्रेशन की प्रोसेस है इसमें हम लोग कोई अगर अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है और उसको एक नोन कंसंट्रेशन के जो सोल्यूशन है उससे रिएक्ट करा के टाइट्रेट करके अगर हम लोग अननोन की कंसंट्रेशन को पता करते हैं तो उसको हम लोग टाइट्रेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे है ब्यूरेट, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर बेस है और ये जो बेस है इसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, इसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, और ये एसिड है इसकी कंसंट्रेशन हमें अननोन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन या जो लिक्विड हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं उसको हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं, ये कहलाता है हमारा टाइट्रेंट। और ये जो हमारा है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइट बोलते हैं।
और जब इसको आपस में रिएक्ट हम कराते हैं तो उस कंडीशन में जब थोड़ा थोड़ा इसको इसमें ऐड करेंगे तो बेस को ऐड करेंगे तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और ऐड करेंगे एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और ऐड करेंगे इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगा। और कब तक न्यूट्रलाइज करता जाएगा? जब तक कि कंप्लीट एसिड इसका ख़त्म नहीं हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट एसिड इसका ख़त्म हो जाएगा वो हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कहलाएगा। और हम लोग कितना अमाउंट बेस को इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हुआ उसको इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे, और हम जो अननोन हमारा था एसिड उसकी कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे। आई थिंक सो जो लैब वगैरह है उसमें आप लोगों ने टाइट्रेशन को अब तक परफॉर्म कर लिया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहाँ पे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज भी हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से बात करेंगे। तो अब अगर हम लोग देखें कि हमारा जो है वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच दिस इज रीच्ड, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, द पॉइंट एट विच दिस इज रीच्ड इज द इक्विवेलेंट पॉइंट, स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट आर थ्योरेटिकली एंड पॉइंट। तो हमारा वो पॉइंट जिस पे जो कंप्लीट एसिड कंप्लीट बेस के साथ में रिएक्ट कर जाता है और एक न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है, उसको हम लोग उस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं, या स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं, या थ्योरेटिकल एंड पॉइंट के नाम से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे देखें तो अगर हमारा जो एसिड है और बेस है वो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस से हम टाइट्रेट कराते हैं तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एंड पॉइंट है या जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है ये बेसिकली pH 7 पे आता है, जो कि न्यूट्रल pH होता है। आप लोगों को इसके बारे में आइडिया ही होगा, pH 0 से 14 तक होता है, 0 से 7 के बीच में जो हमारा एसिडिक pH है वो कहलाता है, और 7 से 14 के बीच में बेसिक pH कहलाता है, और जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में टाइट्रेट करते हैं तो जो एंड पॉइंट हमारा आता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो न्यूट्रल कंडीशन है pH 7 है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमारा जो एसिड है या बेस है उनमें से कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्विवेलेंट पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो हमें स्लाइटली एल्कलाई या स्लाइटली एसिडिक के साइड आते हुए जो देखने को प्राप्त होता है। और इसलिए अगर हम लोग देखें तो अब अगर टाइट्रेशन हो रहा है तो अगेन अगर मैं देखूं तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा एसिड है जो कि अननोन है, उसमें हम लोग बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, और जब बेस को ऐड कर रहे हैं तो वो उसके साथ में जो है रिएक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा एसिड है HCl है और ये हमारा इसमें बेस है NaOH है। तो जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारा HCl है, जो HCl है और NaOH है वो आपस में रिएक्ट करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। और हम लोग यहाँ पे जितना भी HCl है उसमें जैसे जैसे इसको ऐड करते जाएंगे वो HCl के साथ में रिएक्ट करता जाएगा और NaCl और H2O का फॉर्मेशन करता जाएगा। और जैसे ही HCl जो हमारा अंतिम HCl का जो मॉलिक्यूल है वो होगा और उसमें जैसे ही एक मॉलिक्यूल NaOH का ऐड करेंगे क्या होगा, ये कम्प्लीटली यहाँ पे HCl ख़त्म हो जाएगा और ये सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग टाइट्रेशन का स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं या एंड पॉइंट बोलते हैं, या इसको हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग अब अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे केवल देख करके तो ये बता नहीं पाएंगे कि हाँ अब एसिड ख़त्म हो गया है या अब इसमें जो है बेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब इसके लिए हम लोग कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करें जो कि जैसे ही एंड पॉइंट आए हमें अलग कलर में चेंज होते हुए देखने को मिले, और जब वो अलग कलर में चेंज हो तो हमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता चल जाए कि हाँ अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और सारा का सारा एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कर चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ जो सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर
चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ सब्सटेंस हैं जो कि जिनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये H+ आयन की कंसंट्रेशन के अनुसार हमें कलर को चेंज करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, और इनको हम लोग अपने एसिड बेस टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, सो एन एसिड बेस इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिक डाई दैट सिग्नल एंड पॉइंट बाय द विजुअल चेंज इन कलर। हमारे एसिड बेस इंडिकेटर वो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ऑर्गेनिक कलर होते हैं, जो कि एट द एंड पॉइंट हमें अपने कलर को चेंज करके एंड पॉइंट का सिग्नल देते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि टाइट्रेशन हमारा कब ख़त्म हो गया उसको बताने का काम, अपने कलर को चेंज करके बताने का काम जो सब्सटेंस करते हैं उनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे दो इंडिकेटर जो कि अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं, एक है फिनोल्फ्थालीन और दूसरा मेथिल ऑरेंज है। ये एसिड बेस इंडिकेटर के हमारे दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज इंडिकेटर चेंज फ्रॉम ए प्रीडोमिनेंटली जो एसिडिक कलर टू ए प्रीडोमिनेंटली एल्कलाई कलर इज नॉट सडन। तो अक्सर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि but take place within a small interval of pH. This is called the color change interval ऑफ इंडिकेटर और पीएच रेंज। तो हमारे जो ये इंडिकेटर्स होते हैं उनकी एक ही अच्छी हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जो उनका प्रीडोमिनेंटली एल्कलाई में जो कलर है और प्रीडोमिनेंटली जो उनका जो एसिडिक इन्वायरमेंट में कलर होता है वो हमें अचानक चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलता है। ये एक हमारे पीएच इंटरवल के बीच में हमें चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो 7 के पहले कुछ और कलर है और अचानक 7 के बाद में कुछ और उसका वहाँ पे कलर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो हमारा 6 से लेकर के 8 के जो हमारा पीएच रेंज है उसमें अपने कलर को वो चेंज करता है। तो इस तरीके से हम जो हमारा वो पीएच रेंज जिस पे वो अपने जो कलर है उसको चेंज करता है उसको हम लोग उसका कलर चेंज इंटरवल बोलते हैं या पीएच रेंज के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं और उनका जो एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट है उसमें जो कलर्स हैं और उसके पीएच रेंज है। लाइक अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज को देखें तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट में रेड कलर का होता है, बेसिक इन्वायरमेंट में ऑरेंज में हमें चेंज होते हुए देखने को मिलता है, और ये पीएच 3.1 से लेकर के 4.4 के बीच में पीएच को चेंज करता है। अगर हम लोग मेथिल रेड को देखें तो ये एसिड में रेड कलर का होता है, बेस में ये येलो कलर का होता है, और ये 4.4 से 6.0 पीएच में अपने कलर को चेंज करता है। अगर हम लोग जो लिटमस है उसको देखें तो इसका जो हमारा कलर है वो एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है, और ये 5 से लेकर के 8 के पीएच में हमें अपने कलर को चेंज करते हुए देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे और भी इंडिकेटर हैं। लाइक अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन के बारे में बात करते हैं तो ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसमें कलरलेस होता है और बेसिक इन्वायरमेंट में ये पिंक कलर का होते हुए हमें देखने को मिलता है, और ये 8.3 से 10 के पीएच रेंज में अपने कलर को चेंज करता है। ऐसे ही अगर हम लोग जो हमारा है जो कि है थाइमोल्फेथिलीन, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट में कलरलेस होता है, बेसिक इन्वायरमेंट में ये ब्लू कलर का होता है, और 9.3 से लेकर के 10.5 के पीएच रेंज में ये अपने कलर को चेंज करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर है वो बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे टाइट्रेशन के एसिड बेस टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को या इक्विवेलेंट पॉइंट को हमें विजुअल कलर चेंज को शो करके इंडिकेट करने का काम करते हैं। अब आइए हम लोग थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये एसिड बेस जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से अपने कलर को चेंज करते हैं और हमें टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को बताने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक डाइज होते हैं, और इनको हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का जो इक्विवेलेंट पॉइंट है या जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए
यूज़ करते हैं। और ये हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एसिडिक सोल्यूशन में इनका कलर कुछ और होता है, और जो बेसिक सोल्यूशन है वो वहाँ पे हमें इंटायरली डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे टाइट्रेशन को के एंड पॉइंट को हमें बताने का काम करते हैं। लेकिन ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इनको वो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके का है, उसको डिफाइन करने के हम लोग जो दो थ्योरीज हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये जो इंडिकेटर्स हैं उनका एक्शन किस तरीके से होता है। पहली थ्योरी ओस्टवार्ड थ्योरी कहलाती है और दूसरी हमारी क्विनोनाइड थ्योरी है। तो आइए एक एक करके इन दोनों थ्योरीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इस थ्योरी के अनुसार जो भी हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं या ये वीक एसिड जो हमारे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग एच इन से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं जिसको हम लोग इन ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच हमारा प्रोटॉन है और ये जो इन है ये हमारा ऑर्गेनिक जो डाई है वो यहाँ पे है। और ये अगर इन ओ एच को देखें तो ओ एच हमारा यहाँ पे जो ये ओ एच आयन रिलीज करेगा वो है, और इन यहाँ पे हमारा इसकी ऑर्गेनिक जो डाई है वो यहाँ पे है, या इसको हम लोग जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे वीक ऑर्गेनिक एसिड हो या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं ये बेसिकली जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो इनका हमें कलर अलग देखने को मिलता है, और जब ये आयनिक फॉर्म में आते हैं और इससे हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप है वो जब आयनिक फॉर्म में अलग होता है तो उस कंडीशन में जब ये आयनाइज होते हैं तो इनका हमें कलर डिफरेंट देखने को मिलता है, कलर इनका हमें दूसरा देखने को मिलता है। मतलब जब ये प्रोटॉन या OH आयन के साथ में कंबाइंड होंगे तो कलर कुछ और होगा, और जैसे ही ये आयनिक फॉर्म में जाएंगे आयनाइज होंगे तो इनका कलर हमें डिफरेंट देखने को मिलता है एज पर द ऑस्टवाल्ड जो थ्योरी है उसके अनुसार। और ये जो इसका डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन होता है वो बेसिकली इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी के थ्रू ये अपने जो है विजुअल वो कलर चेंज उसको बताने का काम करता है। उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो हमें तेज़ी से कलर चेंज करते हुए देखने को मिलेगा, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जितना कम होगा उतना ही वो हमें स्लोली कलर चेंज करते हुए देखने को प्राप्त होगा। अब ये किस तरीके से काम करता है, हाउ एन एसिड बेस इंडिकेटर वर्क, तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारा इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज जो कि एक वीक एसिड है। अब ये किस तरीके से काम करता है इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारा है मेथिल ऑरेंज ये एक वीक एसिड है, तो इसको हम लोग एच इन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि जो मेथिल ऑरेंज है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में रेड कलर का होता है, तो जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट में होगा तो इसके H प्लस आयन रिलीज नहीं होंगे, वो H प्लस आयन इसके अभी जो है इसके साथ में ही कंबाइंड रहेंगे। जब ये आयनिक फॉर्म में आएगा तो इस कंडीशन में ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा और इंडिकेटर आयन को ये रिलीज करते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये इंडिकेटर आयन को रिलीज करेगा इसका कलर हमें रेड से येलो में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर इसके ऊपर भी हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है के इन है इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर आयन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड इंडिकेटर। तो ये क्या हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस आयन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H इन। और यहाँ पे जो K इन है ये इंडिकेटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या इसको हम लोग सिंपली इंडिकेटर कांस्टेंट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर जो हमारा इंडिकेटर का सोल्यूशन है उसमें अगर हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड को ऐड करेंगे इसका क्या मतलब कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो एसिड इंक्रीज करेगा, और जब वो उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो हमारा है इंडिकेटर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम हमारी किस साइड शिफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। तो अगर हम लोग अगेन इक्वेशन में आते हैं तो अगर
हमने जो इंडिकेटर आयन है उसका एक जो सॉल्यूशन है वो जो प्रिपेयर किया। उसके बाद में ये यहाँ पे हमें H+ आयन और इंडिकेटर जो माइनस आयन है उसमें थोड़ा सा वो डिसोसिएट हुआ और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई। अब अगर H+ आयन एसिड को और ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वो H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, और जैसे ही H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारे जो इंडिकेटर आयन है उसके साथ में कंबाइंड होंगे और ये हमारे अनआयनाइज्ड फॉर्म में हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। जो इक्वेशन है वो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगी, और हमारा जो सोल्यूशन है उसका कलर हमें रेड, प्रोमिनेंट रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रही है। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे इसमें कोई बेस को ऐड करते हैं तो जो बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो OH आयन उससे रिलीज होगा और वो H+ आयन के साथ में वहाँ पे कंबाइंड होगा, और जब वो H+ आयन के साथ में कंबाइंड होगा तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा और H+ आयन की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, और H+ आयन की कंसंट्रेशन जब रिड्यूस होगी तो इक्विलिब्रियम हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो जब हम लोग इसमें बेस को ऐड करेंगे तो उसका OH आयन इस H+ आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। H+ आयन की कंसंट्रेशन इधर कम होगी तो क्या होगा, इंडिकेटर आयन हमें और आयनाइज होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जब ये और आयनाइज होगा तो और यहाँ पे हमें इंडिकेटर आयन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी और हमारा जो सोल्यूशन है उसका कलर हमें यहाँ पे येलो होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो हमारे इंडिकेटर्स आयन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसके कारण कि सोल्यूशन का कलर येलो हमें होते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम लोग जो हमारा फिनोफ्थलीन है उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक वीक एसिड है HN। जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है तो कलरलेस होता है, जब ये बेसिक इन्वायरमेंट में आता है तो ये जब यहाँ पे आयनिक फॉर्म में आता है तो पिंक कलर का हमें देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे ये जब इसमें हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये हमारा इंडिकेटर आयन अनआयनाइज्ड फॉर्म में हमें इस साइड मूव होते हुए देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होगी तो हमारा सोल्यूशन कलरलेस रहेगा। जैसे ही बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो H+ आयन है वो OH आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और H+ आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, तो ये हमारा इंडिकेटर आयन जो है वो यहाँ पे आयनाइज फॉर्म में आएगा और इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और सोल्यूशन का कलर हमें पिंक होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो थ्योरी है इसको हम लोग ऑस्टवाल्ड जो थ्योरी है उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम लोग दूसरी थ्योरी पे आ जाते हैं, जो कि है क्विनोनाइट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर कलर चेंज। तो अगर हम लोग क्विनोनाइट थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली ये भी हमारे जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं उसके जो उसका कलर चेंज है उसके कारण को बताने का काम करती है। और इस थ्योरी के अनुसार जो हमारे अनआयनाइज इंडिकेटर आयन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो हमारे आयनाइज इंडिकेटर आयन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक हमें टॉटोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक डाइज ही होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो एक हमारी टॉटोमेरिक फॉर्म होती है उसमें हमें क्विनोनाइट स्ट्रक्चरल यूनिट देखने को मिलती है, और इसको हम लोग क्विनोनाइट फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसमें हमें 3 डबल बॉन्ड न जो हमारे डबल बॉन्ड है वो नहीं दिखते हैं, केवल 2 जो डबल बॉन्ड है वो दिखता है, और इस प्लेस पे भी जो हमारा है कार्बन वो डबल बॉन्ड से और मॉलिक्यूल के साथ में कनेक्टेड रहता है। इस फॉर्म को हम लोग क्विनोनाइट स्ट्रक्चर या क्विनोनाइट फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कलर हमें डीपर गाढ़ा इसका कलर देखने को मिलता है। और इसकी जो दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म है वो बेसिकली हमें यहाँ पे लेस कलर ग्रुप उसमें देखने को मिलता है, लाइक जो हमारा N डबल बॉन्ड N ग्रुप है वो देखने को मिलता है, या जो सिंपल बेंजीन का हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे 3 जो डबल बॉन्ड है वो होते हैं वो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो बेंजॉइड फॉर्म है उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें हल्के कलर का, लाइट कलर का, या सिंपली जो है जो कलरलेस है उसके फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर में देख लेते हैं तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो अब अगर हम लोग देखें
तो ये इसकी हमारी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म है। जो इंडिकेटर है उसका नाम है मेथिल ऑरेंज। अब अगर इस फॉर्म को देखें तो इस फॉर्म में हमें N डबल बॉन्ड N देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सिंपल बेंजीन के स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी हमारी बेंजॉइड फॉर्म होती है और ये हमें हल्का सा येलो कलर की यहाँ पे देखने को मिलती है बेसिक सोल्यूशन में। और जैसे ही ये एसिडिक इन्वायरमेंट में आता है तो एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या हुआ कि अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो H प्लस आयन यहाँ पे आके हमें कनेक्ट होते हुए इसमें देखने को मिलते हैं। और H प्लस आयन जब आके कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर, जो कि हमारा क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 हमारे डबल बॉन्ड थे या रिंग स्ट्रक्चर था, जो कि यहाँ पे अब केवल 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक हमारा वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो ये इसकी जो फॉर्म है जिसको हम लोग क्विनोनाइड फॉर्म बोलते हैं और ये हमें रेड कलर का देखने को मिलता है जो कि एसिडिक सोल्यूशन में होता है। तो इस तरीके से ये इसकी 2 टॉटोमेरिक फॉर्म है। एक में हमें N जो डबल बॉन्ड N और सिंपल बेंजीन के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि हल्के कलर के होते हैं या उसमें कोई भी कलर नहीं होता, उस फॉर्म में रहते हैं। दूसरा क्विनोनाइड फॉर्म में जिसमें हमारा जो है डबल बॉन्ड, उसकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण उसको हम लोग क्विनोनाइड फॉर्म बोलते हैं और ये हमें यहाँ पे डार्क कलर के देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग फिनोल्फथालीन को लेते हैं तो उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो फॉर्म है इसमें हमें सिंपल बेंजीन के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी जो बेंजॉइड फॉर्म है वो है जो कि कलरलेस होती है। और उसके बाद में अगर इसकी हम लोग क्विनोनाइड फॉर्म को देखें तो इसमें जब ये बेसिक इन्वायरमेंट में आता है तो यहाँ पे हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है और ये फॉर्म हमें पिंक कलर का देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये भी हमें जो कलर चेंज है वो जो डिफरेंट हमारी है फॉर्म्स, टॉटोमेरिक फॉर्म, उसमें जब इंडिकेटर कन्वर्ट होता है एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट में तो हमें इसमें कलर चेंज होते हुए देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग किस टाइप के एसिड को किस टाइप के बेस के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग 4 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। लाइक अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करते हैं तो वो हमारा टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस को टाइट्रेट करते हैं तो उसको हम लोग टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस बोलते हैं। अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में टाइट्रेट करते हैं तो वो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को टाइट्रेट करते हैं तो उसको हम लोग टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक टाइट्रेशन में जो हमारा पीएच चेंज है, जो हमारा होता है सडन पीएच चेंज है, वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है और उसके बेसिस पे हम लोग इंडिकेटर को प्रॉपरली सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो आइए एक एक करके इन चारों को हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में ही इसको बात करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर हम लोग टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को लें और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को लें और उनको अगर आपस में टाइट्रेट हम लोग कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा और NaCl जो साल्ट है उसका फॉर्मेशन करेगा और वाटर का फॉर्मेशन ये यहाँ पे करते हुए हमें देखने को मिलेगा। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका 0.1 जो मोलर सोल्यूशन है वो लें और उसके 100 ml को लें और उसमें हम लोग स्लोली 0.1 नॉर्मल NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसको अगर उसमें ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा NaOH है उसको जब HCl में ऐड करेंगे तो NaOH के जो OH आयंस हैं वो HCl के H+ आयन के साथ में रिएक्ट करेंगे और वो रिएक्ट करके वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर जो HCl का हमारा सोल्यूशन है उसमें H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे हमें कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो HCl के H+ आयंस हैं वो NaOH के OH आयन के साथ में रिएक्ट करके वाटर का
फॉर्मेशन कर देंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब हम लोग 100 ml के आसपास जो NaOH है उसको उसमें ऐड कर देते हैं तो उस कंडीशन में जितने भी उसके H+ आयन होते हैं HCl के वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं NaOH के OH आयन के द्वारा। और ये वो पॉइंट जहाँ पे H+ आयन HCl के कम्प्लीटली OH आयन के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं वो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये हमें pH 7 के आसपास जो है देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा पॉइंट है वो इस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंट पॉइंट कहलाता है और ये हमें pH 7 पे आते हुए यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे जो हमारा pH का जो चेंज होता है वो बेसिकली जब हम लोग प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे ही हम लोग एक प्रॉपर इंडिकेटर को टाइट्रेशन के लिए सेलेक्ट करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग इसका जो एक स्टैंडर्ड डाटा है उसको अगर देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक जो 0.1 नॉर्मल HCl का जो सोल्यूशन है वो लिया जो कि 100 ml था। उसमें हम लोग NaOH को स्लोली यहाँ पे ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमारा जो HCl का सोल्यूशन था उसका pH 1 था, ये pH हमारा यहाँ पे होगा यहाँ पे 1। जब हम लोग इसमें 50 ml NaOH को जब ऐड कर देते हैं तो pH हमें क्या देखने को मिलता है, pH थोड़ा सा चेंज होता है 1.5 हो जाता है। तो ग्राफ हमें हल्का सा ऊपर की ओर मूव होते हुए देखने को मिलेगा। जब हम लोग 75 ml को ऐड कर देते हैं तो pH 1.8 हो जाता है। फिर जैसे ही 98 जो ml NaOH को ऐड करते हैं तो ये pH हमें 3 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद में जैसे ही 1 ml को और ऐड करते हैं pH हमारा 3.3 हो जाता है। जब हम लोग इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ml मतलब 99.8 ml ऐड करते हैं तो pH 4 हो जाता है। जैसे ही 0.1 ml और NaOH को ऐड करते हैं 99.9 ml तो हमें pH 4.3 देखने को मिलता है। और जैसे ही 0.1 ml और ऐड हुआ pH हमें सडन अचानक ही न्यूट्रल देखने को मिलता है। और जैसे ही हम 0.1 ml NaOH को और ऐड करते हैं pH हमारा 9.7 हो जाता है। तो अगर इस जो डाटा है उसको देखें तो जो pH में अचानक चेंज है वो हमें किस रेंज में देखने को मिल रहा है, तो ये बेसिकली 99.9 से 100.1 का जो NaOH का कंसंट्रेशन है वो डालने पे हमें अचानक pH में चेंज 4.3 से 9.7 के बीच में चेंज होते हुए यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। और ये 4.3 है वो है 99.9 ml जो NaOH को ऐड करने के बाद में, और जो 9.7 है वो 100.1 ml NaOH को ऐड करने के बाद में है। और ये pH का शार्प चेंज है। इसको हम लोग इसका जो इन्फ्लेक्शन रेंज है उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेंज कितनी है 4.3 टू 9.7 pH। और अगर ये जो हमारी है रेंज अगर उसको देखें तो इसके अनुसार हम लोग कोई भी हमारा जो इंडिकेटर है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग फिनोल्फ्थालीन को यूज़ कर सकते हैं और जो मेथिल ऑरेंज है वो हमारे लिए सुइटेबल इंडिकेटर होंगे। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया, उसको मैंने कहाँ रखा, एक मिनट जस्ट, हाँ ये यहाँ पे है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा है मेथिल ऑरेंज वो 3.1 से 4.4 के बीच में अपने कलर को चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग है 4.3 है। और उसके बाद में अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन को देखें तो ये 8.3 से 10 के बीच में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इसका रेंज 9.7 है। तो इन दोनों इंडिकेटर्स को हम लोग इस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को और कम करते हैं 0.01 m जो HCl का सोल्यूशन है वो लेते हैं और 0.01 m NaOH से उसको टाइट्रेट करते हैं तो जो हमारा इन्फ्लेक्शन रेंज आता है जहाँ पे अचानक pH चेंज होता है वो 5.5 से 8.5 pH के बीच में होता है। इसको आप लोग ये जो वैल्यूज़ है 4.3 टू 9.7 इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो वैल्यू है 5.5 टू 8.5 इसको अच्छे से
आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस कंडीशन में अब ये जो हमारा है जो कि पीएच रेंज है, इसमें न जो फिनोल्फ्थालीन सही से काम करेगा, न मेथिल ऑरेंज सही से काम करेगा। अब कौन सा इंडिकेटर ठीक रहेगा? अब यहाँ पे फिनॉल रेड जो हमारा इंडिकेटर है वो इस जो हमारा कंडीशन है उसमें काफ़ी सुइटेबल होगा। तो एज पर द ये जो हमारा ग्राफ है और हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जो इंडिकेटर है उसको चूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टाइट्रेशन का टाइप है वो है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। तो अगर हम लोग कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl को लेते हैं और उसको किसी एक वीक बेस जो कि हमारा अमोनिया का कोई भी सोल्यूशन है उसको अगर यूज़ करते हैं और इन दोनों को आपस में टाइट्रेट कराते हैं, तो जो हमारा NH4OH है जो कि वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये NH4Cl का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस में ऐड करते हैं तो हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो सॉल्ट हमारा फॉर्म होता है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, ये जो हमारा वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करता है और जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा NH4+ और H2O आपस में रिएक्ट करेगा तो ये फिर से NH4OH का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है और H+ आयन फिर से रिलीज करता है, जिसके कारण कि ये एक बार तो पीएच को कम करता है लेकिन फिर जो पीएच है उसको बढ़ाता है, लेकिन फिर से पीएच हमें कम होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट पॉइंट है हमारा वो जब H+ आयन जो प्रोड्यूस होंगे तो पीएच कम होगा, जिसके कारण कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो हमें 7 से कम पीएच पे आते हुए देखने को मिलता है। स्लाइटली एसिडिक साइड हमें इसका पीएच आते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो न्यूट्रल में हम लोगों ने देखा था तो एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट पीएच 7 पे आ रहा था, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो पीएच हमें जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो हमें 7 से थोड़ा कम पे आते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब आइए अगर इसके ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो एक साइड हमने जो हमारा एसिड एडेड है वो लिया है, दूसरे साइड में हम लोग जो बेस है उसका पीएच लिया है। तो अगर हम लोग 100 ml 0.1 मोलर NH4OH जो कि वीक बेस है उसको अगर 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में रिएक्ट यहाँ पे कराते हैं तो इसका जो हमारा इन्फ्लक्शन रेंज है जहाँ पे पीएच तेजी से चेंज होता है वो 3 to 6.5 के रेंज में पीएच हमें तेजी से चेंज होते हुए देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जो हमारा सुइटेबल इंडिकेटर होगा जो कि मेथिल रेड है जिसका कि पीएच रेंज 4.8 से 6 है, तो वो इस रेंज में फिट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इस टाइप के टाइट्रेशन में। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ जो याद रखना है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो 7 से थोड़ा कम पीएच पे आते हुए देखने को मिलेगा। अब हम लोग तीसरे टाइट्रेशन में आ जाते हैं। थर्ड टाइट्रेशन है हमारा टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे एसिड कमज़ोर है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम लोग जो एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसको स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में टाइट्रेट करते हैं तो जो एसिटिक एसिड है वो जब NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये CH3COONA का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग जो बेस है उसको वीक एसिड के साथ में रिएक्ट यहाँ पे कराते हैं तो अगेन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, NH3CO जो Na है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और ये जो हमारा सॉल्ट है ये जब डिसोसिएट होगा तो उस कंडीशन में ये जब ये यहाँ पे जो है डिसोसिएट होता है तो ये H+ आयन की कंसंट्रेशन को हमें कम करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये जो है आयनाइज होगा तो ये H+ आयन के साथ में CH3CO आयन जो है वो H+ आयन के साथ में रिएक्ट करके फिर से जो एसिड है उसके फॉर्मेशन को यहाँ पे इनिशिएट करेगा, जिसके कारण कि अब यहाँ पे इसका जो पीएच है या जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो हमें थोड़ा सा हायर पीएच साइड पे यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। पीएच का जो पीएच है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा और इसलिए जो इस प्रकार के टाइट्रेशन है उनमें जो इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा आता है वो बेसिकली pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा पे हमें देखने को मिलता है। तो अब अगेन
इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए कि अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हैं तो एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट pH 7 पे आता है। अगर जो एसिड है वो स्ट्रांग है, बेस हमारा वीक है, तो जो एंड पॉइंट है या इक्विवेलेंट पॉइंट है वो 7 से कम pH पे आता है। और अगर हमारा जो एसिड है वो वीक है और बेस स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में pH हमें 7 से थोड़ा सा ऊपर पे इक्विवेलेंट पॉइंट आते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन अगर हम लोग टाइट्रेशन में आते हैं तो इसमें हम लोगों ने एक साइड जो इस प्लेस पे हमारा है NaOH वो जो ऐड कर रहे हैं वो ले रखा है, और यहाँ पे हमारा जो वीक एसिड है उसका pH है। तो अब अगर टाइट्रेशन को करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 99.9 है वहाँ पे pH 7.7 होता है, और जो 100.2 है वहाँ पे pH 10 हमें देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेक्शन रेंज इसका कितना हो गया, 7.7 टू 10.0, जहाँ पे हमें तेजी से pH में बदलाव होते हुए देखने को प्राप्त हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा pH में शार्प चेंज है वो जो 7.7 से जो 10 pH है उसके बीच में हो रहा है। तो इसलिए इसका इन्फ्लेक्शन रेंज हमारा 7.7 से जो 10 pH है उसके बीच में होगा। और यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर जो इस pH रेंज में अपने कलर को चेंज करता है वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो टाइट्रेशन में जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर होगा वो होगा फिनोल्फ्थलीन, जो कि जिसका pH रेंज 8.2 से 10 के बीच में होता है। तो 8.2 और 10 इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन हमारा एक बेहतर इंडिकेटर इस टाइप के टाइट्रेशन में होगा। तो आई थिंक सो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगेन हम लोग लास्ट वन जो कि टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, बेस भी वीक है और एसिड भी वीक है, अगर उनका टाइट्रेशन यहाँ पे कराते हैं लाइक CH3COH जो कि एक वीक एसिड है और NH4OH जो कि एक वीक बेस है, इनको जब टाइट्रेट कराएंगे तो ये CH3CO NH4 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, और इससे जो ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो बेसिकली हमें फिर से हाइड्रोलाइज होके फिर से ये वाटर से रिएक्ट करके फिर से इस वीक एसिड और वीक बेस को प्रोड्यूस करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। अब आइए अगर ग्राफ में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड एक्स एक्सिस पे है, और pH से जो है जो हमारा बेस है उसका वीक बेस है उसका pH यहाँ पे y एक्सिस पे है। तो अगर 100 ml हम लोग वीक जो बेस है NH4OH है उसका 0.1 मोलर जो सोल्यूशन है वो लें, और उसको वीक एसिड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन रेंज है वो हमें 6 से 8 pH के बीच में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब शार्प जो हमारा जो pH चेंज है तो उसके लिए अगर हमें शार्प एंड पॉइंट को डिटेक्ट करना होता है तो रेंज काफ़ी कम है, केवल 6 से 8 के बीच में है। तो कोई भी एक जो सिंपल इंडिकेटर्स हैं हमारे वो सही सही एंड पॉइंट को बताने में असमर्थ होते हैं, वो उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए इस टाइप के टाइट्रेशन में हम लोग मिक्स्ड इंडिकेटर को जो है यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग एक दो इंडिकेटर को आपस में मिक्स करके और फिर इस टाइट्रेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग दो इंडिकेटर, एक न्यूट्रल रेड है और दूसरा है हमारा मेथिलीन ब्लू, उनको आपस में मिक्स करके इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे चारों प्रकार के टाइट्रेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा जो एंड पॉइंट आता है या इक्विवेलेंट पॉइंट वो pH 7 पे आता है। उसके बाद में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में देखें तो जो एंड पॉइंट है वो हमें 7 से थोड़ा कम pH पे एंड पॉइंट आते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को देखें तो वहाँ पे 7 से थोड़ा सा ऊपर pH पे हमें एंड पॉइंट आते हुए देखने को मिलता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो बेस है वहाँ पे 7 के आसपास ही आता है, लेकिन इन्फ्लेक्शन रेंज इसमें काफ़ी कम होने के कारण हम लोग यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर को यूज़ करते हैं एंड पॉइंट को सही तरीके से डिटेक्ट करने के लिए। तो ये तो हमारे कुछ, तो अब हमारा जो आज के इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कर्व या इसको हम लोग टाइट्रेशन कर्व के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग एसिड और बेस को आपस में ऐड करते हैं तो इनको आपस में ऐड करने पे pH किस तरीके से बदलाव हो रहा है उसको जब हम लोग किसी कर्व पे प्लॉट करते हैं तो उसी को हम लोग टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलते हैं, जैसे कि कर्व हम लोगों ने अभी इसके पहले देखे।
तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे देखें तो क्या है, पीएच चेंजेस एट डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर स्टडीड विद द न्यूट्रलाइजेशन कर्व आर टाइट्रेशन कर्व। तो जो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब हम लोग एसिड और बेस को आपस में ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में अलग अलग स्टेज में क्या पीएच में बदलाव हो रहा है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व या टाइट्रेशन कर्व के द्वारा स्टडी करते हैं। और ये जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, ये एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसको हम लोग जो पीएच है उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, और हमारे वहाँ पे कितना टाइट्रेंट की जो वैल्यू है उसको पीएच के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, या हमारा जो वहाँ पे है जो कि परसेंटेज जो एसिड न्यूट्रलाइज है उसके और पीएच चेंज के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, या नंबर ऑफ ml ऑफ एल्कलाई एडेड और पीएच में चेंज के जो पीएच का चेंज है उसके बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और इसी को हम लोग बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन कर्व के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा सबसे सिंपल होता है वो पीएच में चेंज और नंबर ऑफ एल्कलाई एडेड के बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब भी जो पीएच में चेंज होता है, द अल्ट्रेशन इन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन नियर द एंड पॉइंट आर द इक्विवेलेंट पॉइंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ द इंडिकेटर टू मिनिमाइज द टाइट्रेशन एरर। तो जब भी हम लोग जो एसिड बेस टाइट्रेशन को करते हैं तो एंड पॉइंट जब हमारा आता है और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत तेज़ी से पीएच में बदलाव होता है, उसको अगर हम लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लें और उसके अनुसार इंडिकेटर को अगर चूज़ करें कि उस रेंज में कौन सा इंडिकेटर बेहतर है, तो हम लोग टाइट्रेशन की जो एरर है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं और एक्यूरेट रीडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो सिंपली बात करते हैं तो पीएच में जो चेंज आता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो हमारा होता है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड उसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, या सिंपली कहें तो जो पीएच मीटर हमारे हैं उनको यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग जो लेवल है, अलग अलग टाइमिंग है, उस पर क्या पीएच है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन जो कर्व आते हैं अलग अलग प्रकार के जो टाइट्रेशन है उनका जो शेप और साइज में हमारा डिफरेंस होता है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को जो आइडिया हो ही गया होगा कि जो भी हम एसिड या बेस यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कि वीक एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं कि वीक बेस हैं, या जो उनका हम लोग 0.1 नॉर्मल ले रहे हैं, 0.01 नॉर्मल ले रहे हैं कि उसका हम लोग उसका 1 नॉर्मल है, उसके ऊपर वो बेसिकली डिपेंड करता है। दूसरा जो हमारा बफर एक्शन है, अगर कोई उसके अंदर बफर है तो उसका वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है उसके ऊपर भी हमें न्यूट्रलाइजेशन जो कर्व है उसका शेप और साइज अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसकी किस तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रही है, उसके अंदर कोई हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो रही है, उसके ऊपर भी हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व का शेप और जो साइज है वो डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोगों ने इसके जो हमारा पहले टॉपिक था उसमें भी बात किया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन या जो टाइट्रेशन कर्व है उसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि 2 नंबर में एग्ज़ाम में ये अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व और जो वो टाइट्रेशन कर्व। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा इसका यूज़ है वो है इट हेल्प इन द सेलेक्टिंग द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द टाइटेंट नीडेड टू न्यूट्रलाइज ए सैंपल। किसी भी कोई अगर एसिड या बेस का हमारे पास सैंपल है, अननोन है, उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना अमाउंट हमारा एसिड या बेस यूज़ होगा उसको हम लोग इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो इसका दूसरा यूज़ है वो क्या है, एज द अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट द कंसंट्रेशन इज नोन, द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल कैन बी कंप्यूटेड। तो अगर कोई हमारे पास टाइट्रेंट है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, जो नोन सैंपल है, उसको यूज़ करके हम लोग हमारे सैंपल के अंदर कितना एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है उसको भी कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली कहें तो जो हमारा नोन सब्सटेंस है उससे अननोन की कंसंट्रेशन को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसका जो तीसरा यूज़ है, हमें किस टाइप का इंडिकेटर यूज़ करना है वो बेसिकली हम लोग आसानी से इस कर्व को यूज़ करके
डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा इंडिकेटर हमारे टाइट्रेशन के लिए बेहतर होगा, उसको हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व है या टाइट्रेशन जो कर्व है वो यहाँ पे है। एक साइड जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम लोगों ने एल्कलाई जो एडेड इन ml लिया है और दूसरे साइड में हम लोगों ने pH ऑफ द सोल्यूशन लिया है। तो ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है। तो इसमें अगर हम लोग 1 मोलर जो हमारा है, अगर एसिड और बेस का 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर टाइट्रेट करते हैं, तो जो हमारा पीएच का चेंज है वो हमें यहाँ से और यहाँ तक बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव आते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर है तो उस कंडीशन में जो हमारा इन्फ्लेक्शन रेंज है वो 3 से 10.5 के पीएच रेंज में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा हर वो इंडिकेटर जो कि इस रेंज में कलर को जो चेंज करते हुए हमें शो करता है वो सब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अधिकतर हमारे इंडिकेटर अगर 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाए और टाइट्रेट किया जाए तो कोई भी इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं और हमारे टाइट्रेशन की जो एरर है वो हमें मिनिमम देखने को प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम लोग जो हमारा है यहाँ पे रेड लाइन उसको देखें तो अगर हम लोग 0.1 मोलर को अगर यूज़ करते हैं एसिड और बेस को और उसको टाइट्रेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो पीएच का चेंज है वो यहाँ से शुरू होकर के और इसके बीच में ख़त्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे इसका जो इन्फ्लेक्शन रेंज है वो कितना है 4.5 टू 9.5 के बीच में ये हमारा जो सडन पीएच चेंज है वो होता है। और इस कंडीशन में जो टाइट्रेशन की हमारी जो एरर है उसको हम लोग जो मेथिल ऑरेंज या जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है उसको यूज़ करके जो कम से कम एरर में अपने टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग और कम स्ट्रेंथ का सोल्यूशन ले 0.01 मोलर सोल्यूशन को लेते हैं तो उसमें जो पीएच का चेंज है वो यहाँ से लेकर के और केवल इतने में ही हमें अचानक पीएच का चेंज देखने को मिल रहा है। इसका जो इन्फ्लेक्शन रेंज है वो हमारा कितना है वो बेसिकली 5.5 से 8.5 के बीच में है। तो इसलिए जो ये हमारा पीएच का जो चेंज है वो काफ़ी रेंज कम है, जिसके कारण कि हम लोग यहाँ पे जो मेथिल रेड है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा ब्रोमोथाइमाल ब्लू है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिनॉल रेड को हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा मेथिल ऑरेंज और जो फिनोफ्थलीन है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारे टाइट्रेशन के लिए बेहतर इंडिकेटर कौन सा है या कितना अमाउंट टाइट्रेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो एनालाइट है उसको कम्प्लीटली जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो हमारा एनालाइट है या अननोन सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को प्रॉपरली निकालने के लिए हम लोग इस न्यूट्रलाइजेशन कर्व को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आज हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बात किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक का पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।